ग्राम गणेश घाट से हूँ। रामपुर से ही हैं? हाँ, रामपुर। क्या माहौल यहाँ का है जो रामपुर का? रामपुर का माहौल बस वही ठीक है। अभी सोमेश भाई की भी हत्या कर दी गई थी। दलितों पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। नीरव मोदी का, ललित मोदी का परिवार है कि आप देखिए बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है हर्षवर्धन जी का टिकट काटा चांदनी चौक से, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी थी। उनके फोटो सार्वजनिक हैं, ये कि नीरव मोदी के साथ उनके फोटो सार्वजनिक है। तो ये खुद बताइए किस चीज़ का ये परिवार है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके सांसदों के साथ, इनके विधायकों के साथ लड़कियों की तस्वीर है, लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या है? वो नारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके विधायकों से और इनके सांसदों से अपनी बेटियों को बचाना है। नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं CRPF चौक फोटो चुंगी में और यूपी के रामपुर में है। यहाँ पर जिस तरह से 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं लोग, जोरों शोरों से तैयारी में लगी है जितनी भी पार्टियाँ हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जिस तरह से नामांकन पत्र जो है कि जारी हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं बात करूँगी कि यहाँ का क्या माहौल, सर 2024 का क्या माहौल? देखिए 2024 का माहौल ये है कि मोदी सरकार जा रही है और जो है विपक्ष आ रहा है। अब विपक्ष कोई ना कोई आएगा, क्योंकि जो जुल्म हुए हैं, जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, हर चीज़ के ऊपर सरकार फेल हो चुकी है। तो विपक्ष जो है आएगा और विपक्ष इस वक्त मजबूत होकर चुनाव लड़ रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी जी जा रहे हैं? देखिए इसलिए कह सकते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए, कोई भी अकल वाला आदमी अगर होगा, कोई महंगाई है, महंगाई के तौर पर आप देख लीजिए, जो तेल 40 रुपये लीटर था, डीजल पेट्रोल वो आज 90 रुपये लीटर है, सरसों का तेल 70 रुपये लीटर था, आज 140 रुपये लीटर है। जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है, GDP कम हो रही है। तो उससे जो देश की इकोनॉमी को में फेल हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हो चुकी है। तो उसको देखते हुए जनता निर्णय लेगी और उनको गद्दी पर से हटाएगी। लेकिन वो वादा करते हैं डंके की चोट पर, कहते हैं कि 2024 में फिर 400 पार होगा। देखिए उनके जितने वादे, जितनी गारंटियाँ हैं, सारी की सारी खोखली हैं। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो भी वो गारंटी ले लेते हैं वो गारंटी खोखली हो जाती है। अभी इनका चला है कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, इन्होंने गारंटी देनी शुरू कर दी सारे लोगों को, मोदी जी का परिवार। अब मोदी जी के परिवार में टिकटियाँ ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कि नीरव मोदी के, ललित मोदी के परिवार हैं। कि आप देखिए बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है हर्षवर्धन जी का टिकट काटा चांदनी चौक से, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी थी। उनके फोटो सार्वजनिक हैं, जो है ललित मोदी के साथ। तो आप खुद ये बताइए कि नीरव मोदी के साथ उनके फोटो सार्वजनिक है। तो ये खुद बताइए किस चीज़ का ये परिवार है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके सांसदों के साथ, इनके विधायकों के साथ लड़कियों की तस्वीर है, लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या है? वो नारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके विधायकों से और इनके सांसदों से अपनी बेटियों को बचाना है। तो इनके जितने नारे, जितनी गारंटी है, सारी की सारी खोखली है, इनमें कोई दम नहीं है और सारे झूठे चुनावी जुमले होते हैं। जिस तरह से महमूद प्राचा जो है कि यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय, और बसपा वहीं पर जो है कि यहाँ का चुनाव का विरोध कर रही है। देखिए सपा जो है विरोध इसलिए कर रही है, सपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सपा के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि सपा जो है फेल हो चुकी है। यहाँ पर आपने चुनाव में जो धांधलियाँ हुई हैं पिछली बार, जो सरकार ने यहाँ पर दबाव डाले और प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिए लोगों को, जहाँ 60-70% वोटिंग होती थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 29% वोटिंग हुई। किस वजह से? सरकार के फेलियर की वजह से और यहाँ के कैंडिडेट के फेलियर की वजह से। यहाँ पर कोई मजबूत ही कैंडिडेट आएगा तो ही यहाँ का रामपुर का काम बनेगा और तभी रामपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा। तो क्या लगता है एडवोकेट महमूद प्राचा यहाँ से जो है कि जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए 100% जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कोई आदमी किसी के लिए अच्छा अगर काम करता है तो दूसरा आदमी उसका बदला चुकाता है। अब महमूद प्राचा जी पूरे देश की एक आवाज़ है, पूरे देश में EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो है जगह जगह वो हर जुल्म के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हर इंसान को, कोई भी हो, चाहे गरीब हो, मजलूम हो, हर किसी की आवाज़ बन चुके हैं। तो जब वो पूरे देश की आवाज़ बन रहे हैं तो जहाँ से वो टिकट लड़ेंगे, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें वो जीतेंगे, क्या वहाँ के लिए काम नहीं करेंगे? वो वहाँ के लिए तो सबसे पहले वो काम करेंगे। जिस तरह से सपा जो है कि यहाँ के चुनाव को विरोध कर रही है, क्या लगता है कि महमूद प्राचा की वजह से कर रही है? देखिए महमूद प्राचा की वजह से विरोध कर रही हो, ये अंदर खाने सपा जाने, उसको हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सपा का विरोध ये बिल्कुल नाजायज़ विरोध है, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बल्कि सपा को होना ये चाहिए था, खुद इनको टिकट देती, खुद इनका समर्थन करती, तो उनकी पार्टी को भी एक मजबूत आदमी मिल रहा था और रामपुर की जनता को भी एक मजबूत आदमी मिल रहा था जो कि जुल्म से लड़ सकता था। रामपुर ही क्यों चुना गया इनको? देखिए रामपुर इसलिए चुना गया कि रामपुर में सबसे ज़्यादा सरकार ने जुल्म किया है, सबसे ज़्यादा कानून ने जुल्म किया है, सबसे ज़्यादा कानून की जो व्यवस्था है चरमराई हुई रामपुर में। इसी वजह से रामपुर को चुना है और वो कहना है कि रामपुर जो है रोल मॉडल होगा पूरे देश के लिए और पूरे यूपी के लिए, क्योंकि रामपुर में वो दिखा देंगे जो जुल्म हुए हैं उस जुल्म के खिलाफ लड़कर, उन सबको मिटाकर वो दिखा देंगे कि देखिए जुल्म से ऐसा लड़ा जाता है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई को ऐसे लड़ा जाता है। जी सर, क्या नाम है आपका? राशिद नाम। कहाँ से? फरीदाबाद से। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर किस लिए आप आए हैं? बस प्राची साहब के नॉमिनेशन में आए हैं।
क्या लगता है प्राचा साहब यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? जीत हासिल करना नहीं करना तो एक मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश तो आदमी करता है ना, कोशिश जारी है, इसलिए यहाँ है। और भी मैं बात करूंगी, जिस तरह से यहाँ पे जो है कि रामपुर के भी कई लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी यहाँ का जो माहौल है 2024 लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है, यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। अब पहले तो मैं आशुतोष से जानना चाहूँगी जो निरंतर जो है कि एडवोकेट महमूद प्राचा और डॉक्टर रितु के साथ जो है कि निरंतर साथ नज़र आते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी, जी सर क्या कहना चाहेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसका किस तरफ? देखो 2024 का लोकसभा इलेक्शन कहीं ना कहीं इस देश को भविष्य तय करने जा रहा है। अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हमको बीजेपी के खिलाफ जंग लड़नी बेहद ज़रूरी है। इस तरीके का इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया लोगों ने, लेकिन वो तो एकदम निकारा निकम्मा निकला। तो अब हम लोग जो लोग उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका समर्थन देना है। आज महमूद प्राचा साहब यहाँ पर नॉमिनेशन भरेंगे, चाहे वो यहाँ पर रामपुर में महमूद प्राचा साहब हो या नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जी हो। सर मैं बात करूंगी, जिस तरह से एडवोकेट महमूद प्राचा ईवीएम के विरोध में जो है कि धरना दे रहे थे और लगातार ईवीएम तोड़ने की बात की जा रही थी, ईवीएम हटाने की बात की जा रही थी, वही महमूद प्राचा आज ईवीएम के साथ जो है आज भी हमारा चुनावी मुद्दा है सबसे पहला कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन रामपुर का चुनना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि रामपुर में बाईपोल इलेक्शन में मात्र 29% वोटिंग हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो मुस्लिम और जो दलित कम्युनिटी उनको रोक रहे हैं वोट डालने से, क्योंकि वो वोट डालेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस दमन हमको देखने मिल रहा है, चाहे वो दलितों के साथ हो या मुसलमानों के साथ हो, तो ये पूरा बताता है इस प्रदेश की सरकार ने एक रामपुर को अपना आइडिया ऑफ मॉडल बना दिया कि हम ऐसे ही रखेंगे हर किसी ज़िले को। तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर एक सबसे पहला ज़रूरी था महमूद प्राचा साहब जैसे व्यक्ति का या हमारे जैसे व्यक्ति का यहाँ पे होना। ये पुलिस की आंख में आंख डाल के बोले कि आप लोग इस देश के नौकर हो, आप जनता के नौकर हो, तो नौकरी करिए, मालिक मत बनिए, तानाशाही मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए। दूसरी बात ईवीएम पे हम आते हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ हम आज ही बोल रहे हैं। 2-3 मुद्दों के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी देश की जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो ईवीएम के खिलाफ चाहे वो यहाँ पर सड़कों पे हो, हारे या जीते, हारेंगे तो सड़कों पे अपनी ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ेंगे और जीतेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर जाकर ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। देखा जा रहा भानु प्रताप जो है कि एडवोकेट महमूद प्राचा सभी लोग ईवीएम के खिलाफ रहे। उधर जो है कि भानु प्रताप जो है कि मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं और एडवोकेट महमूद प्राचा रामपुर से। आखिर इसका क्या मतलब जो संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, क्या इसका मकसद है? देखो मैं भानु प्रताप जी के बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ और ना ही उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। पता नहीं कब ईवीएम के आंदोलन में थे। हाँ, एक फेस महमूद प्राचा साहब ने बनाया था उनको, लेकिन अब उनके बाद जब अपनी लाइन भटकोगे तो यही होगा। हम आज ही बोल रहे हैं कि हमारी ईवीएम के खिलाफ जंग जारी है, हम लड़ेंगे, चाहे जीतने के बाद या हारने के बाद। बात इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि तुम राजनीति में जाओ, वरना तुम्हारी जगह कोई और निकम्मे और निकारा लोग राजनीति में आ जाएंगे। अगर यहाँ से महमूद प्राचा साहब ने इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई और लड़के चला जाएगा पार्लियामेंट, और वही व्यक्ति इस देश की जनता को बेचेगा। इस देश के जो सरकार हमारे खिलाफ जुल्म कर रही है वो बोलेगा नहीं, पार्लियामेंट और अपने महलों में बैठा होगा, इसी कमरे में बैठा होगा। वहीं दूसरी ओर जब एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को चुनकर भेजोगे, चाहे महमूद प्राचा हो, डॉक्टर रितु हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये तमाम ऐसे लड़ने वाले लोग, उनको जब ज़मीन पर लड़ने वाले लोगों को आप पार्लियामेंट पहुंचाओगे तो वो तुम्हारी हक की लड़ाई, तुम्हारी जमीयत की लड़ाई, तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई वो ज़मीन पे ही लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, इन सड़कों पे भी लड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है ऐसे ऐसे लोगों का, आंदोलनकारियों का पार्लियामेंट में भेजना। तो क्या जिस तरह से एडवोकेट महमूद प्राचा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी है वो आ रही है इसमें? विपक्षी पार्टी से तो उम्मीद नहीं है हमको, किसी से उम्मीद नहीं है। हमसे एक अपील की थी हमने इंडिया अलायंस वालों से कि आप हमारा समर्थन दीजिए। अगर सच में इस देश में अगर तुम उन लोगों को सपोर्ट करते हो जो सच में इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो पार्टी का समझो तो हो जाता है, लेकिन सच में इस ग्राउंड पे अगर कोई बचाने की लड़ता है वो इंडिविजुअल अलग प्रोटेस्ट और धरने जो कर रहे हैं वो लड़ रहे होते हैं। चाहे किसान बैठे हो बॉर्डर पे, चाहे डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हो, या फिर महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेके जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ रहे हो, दिल्ली से लेके हर पूरे देश के बेंगलुरु, मुंबई, हर जगह जाकर रैलियाँ धरना कर रहे हो। तो ऐसे लोगों का जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीनी संघर्ष का महत्व समझते हैं। जैसे कांशीराम साहब वो ज़मीनी संघर्ष का महत्व समझते थे, इसलिए उनके रहते रहते किसी हिम्मत नहीं हुई। कहाँ यहाँ के बहुजन लोग कहाँ से कहाँ आ गए, आज हम यूनिवर्सिटी में चले गए। तो इसलिए ज़रूरी है उन तमाम आंदोलनकारियों का पार्लियामेंट में जाना।
ये हमारा। माननीय काशीराम साहब की बात की तो माननीय काशीराम साहब की बात करूं तो जिस तरह से वो संघर्ष करके और घरों घरों में जाकर लोगों को बताने समझाने का काम किया और एक पार्टी सुंदर सी बना के दी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो टूटती हुई नजर आ रही है और लोग संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं, उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। बड़ा दुख है इस बात का कि बीएसपी जिससे हम सारे लोग निकले हैं, जिसने हमको पैदा किया है, जिसने हमारे माँ बाप को उनके बेचारे लाइन को पैदा किया है, जिसने हमको स्कूलों में भेजा है, जिन्होंने हमको यूनिवर्सिटी में भेजा है, एक ऐसी महान पार्टी का डूबता हुआ देखना इस देश के तमाम उन दलितों को, बहुजनों को बड़ा दुख हो रहा है। सबको दुख हो रहा है, कोई बीएसपी के खिलाफ नहीं है, नहीं बीएसपी की डूबती नैया को उनके जो तौर तरीके उनके खिलाफ है। बीएसपी के लिए हमारे साइड हमारे मम्मी पापा जान तक देते, ऐसी पार्टी हुआ करती। बीएसपी एक बेचार थी, लेकिन आज उसको ख़त्म कर दिया गया। आज उसको देख रहे हो क्या स्थिति रह गई है। बहन कुमारी मायावती सब उनकी हद से ज़्यादा इज्जत करते हैं। उनसे बड़ी मैं आज दुनिया में अगर किसी महिला, वैसे सारी महिलाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे एक दलित महिला 4 बार सीएम बनी और उन ब्राह्मणवादियों को आँख में आँख डालकर अम्बेडकर के आइडिया को प्रमोट किया, तो वो बहन जी थी। लेकिन आज अब लोग कहते हैं बहन जी कुछ नहीं किए और नजर देखो, जब परिवारवाद का साया पड़ जाता है, मैं आकाश आनंद जी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ अपने सुख के बारे में, जब जनता का सुख छोड़कर अपने सुख के बारे में सोचने लगते हो तो हर पार्टी का विनाश होता है। कांशीराम साहब अगर यही करते तो अपने भाई को बनाते ना अध्यक्ष, मायावती क्यों चुना? कि वो चाहते थे पार्टी आगे बढ़े और कांशीराम साहब के बाद पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन मायावती के आगे बढ़ाने के अगर मायावती के बाद अगर वो पार्टी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों के हाथ में पार्टी सौंपनी पड़ेगी। और भी कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँ क्या नाम है? मेरा नाम कौशिंदर गौतम। कहाँ से हैं? मैं ही आपके ग्राम गणेश घाट से हूँ। रामपुर से ही हैं। हाँ, रामपुर। क्या माहौल यहाँ का है जो रामपुर का? रामपुर का माहौल बस वही ठीक है। अभी सोमेश भाई की भी हत्या कर दी गई थी। दलितों पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। और पहली बात तो वोट का सिलसिला ऐसे चल रहा है, हमें वोट इससे नहीं डालना है, बैलेट पेपर से हमें बैलेट पेपर से वोट डालना है, ईवीएम से नहीं डालना है। कैसे बैलेट पेपर से डालेंगे? ईवीएम हट नहीं रही है। ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जब सब हम एक साथ होंगे, SC ST OBC, तभी जाके ये हटेगा, वरना नहीं हटने देंगे ये लोग। और भी मैं बात करूँगी, क्या नाम है आपका? प्रवीण गौतम। कहाँ से आप? मैं तो नारायणा से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से हैं, यानी आप एडवोकेट महमूद राजा के साथ में हैं? हाँ जी, उनके समर्थन में आए हैं, क्योंकि वो शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। SC ST OBC के जितने भी और माइनॉरिटी के जितने भी मैटर रहते हैं, अगर कहीं ओप्रेस होता है या कुछ होता है तो वो संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में यहाँ पे आए। क्या लगता है जो 2024 का जो चुनाव है किस तरफ रुझान है? किस तरफ क्या रुझान है? अब मोस्टली आपको भी पता है कि मोस्टली लोग परेशान हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से। अब ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को कितना जल्दी इनकी विदाई करके नई गवर्नमेंट का गठन किया जाए। दिक्कत क्या है उस गवर्नमेंट? दिक्कत क्या है? बहुत सारे दिक्कत है हर तरह में। अब आप देख ही रहे हो कि कितना इन्होंने जॉब क्रिएट करा, कोई भी जॉब क्रिएट नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने पता नहीं कहाँ से डेटा ये रिसर्च करके लाते हैं या रिसर्च करवाते हैं, हाँ, कि जो रियलिटी पर ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं दिखती जो ये बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ें नहीं बोलते, इसलिए सारी जनता SC ST OBC से सारे परेशान हो चुके हैं। अब ये इनके पास ये है कि ये 2024 ये करो या मरो का है हमारे लिए।